नमस्कार आप सबको। और जन सुलभ पुस्तकालय के कार्यक्रम में एक बार मैं फिर उपस्थित हूँ और अर्पण जी को इस सौजन्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैंने तय किया है आपको अपनी एक कहानी सुनाऊं, एक सफ़र का साथ, जो मेरे संग्रह में भी है, मुन्ना बैंड वाले उस्ताद संग्रह में है। और ये कहानी दरअसल 90 के दशक की शुरुआत के समय की है। जिस समय देश में एक अफरा तफरी का माहौल था और वो आर्थिक जो अवस्था थी उस कारण भी था। दंगल प्रस्ताव और तमाम जो चीज़ें थीं उस समय, WTO का हल्ला था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, और भारत जो है वो उसने अपने लिए एक नया रास्ता अख्तियार किया था, जिसमें जो दंगल प्रस्ताव की जो शर्तें थी उनको पूरा करना था और अर्थव्यवस्था को एक विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना था। तो ये सब एक तरह का उस समय का जो परिदृश्य था। और हमारे यहाँ जो एक संवित सरकारों का दौर शुरू हुआ था उस समय, उसी के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह के वो वित्त मंत्री बनाए गए थे पहली बार, एक नौकरशाह, और नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। तो ये तमाम तरह की चीज़ें थीं और ये कहानी जो है कहीं ना कहीं उसकी ओर भी इशारा करती है। और बिल्कुल एक नई व्यवस्था की ओर हम लोग बढ़ रहे थे, जो हम लोगों ने एक समाजवादी रास्ता अख्तियार किया था, उससे बिल्कुल वो भिन्न दिशा में जाने वाला था। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक राष्ट्रीय ज़रूरत थी, क्योंकि हमारी आर्थिक व्यवस्था वाकई बहुत खराब स्थिति में थी, हमारी अर्थव्यवस्था। और कोई ना कोई ऐसी ही पहल करनी थी जिसके कोई दूरगामी उसमें परिणाम के रूप में हमको कोई ऐसी उपलब्धि होने वाली थी जिससे कि हम भारत की जो साख थी, जो गिरती हुई साख थी, उसको बचाया जा सकता। और बाकी जो महंगाई वगैरह की जो स्थिति थी, तो उसमें जिस समय ये सब हो रहा था उसका विरोध भी काफ़ी बड़े पैमाने पर हुआ था और प्राय सभी राजनीतिक दलों ने इसका विरोध ही किया था। लेकिन उसके जो परिणाम निकले वो आपके सामने हैं और वो मिले जुले परिणाम हैं। अर्थव्यवस्था हमारी निश्चित रूप से बहुत सुदृढ़ हुई है, लेकिन बाकी जो उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हैं। अमीरी गरीबी की जो खाई बढ़ी है और तमाम तरह की जो सामाजिक सांस्कृतिक एक स्थिति भी वो दूसरे ढंग से, दूसरे ही रूप में हमारे सामने आई है। तो ये सब 20-25 या 30 सालों के बाद जो हम आज हैं, उसके पीछे वो उस समय की वो जो नीतियाँ थीं वो कैसे हमारे भविष्य के जीवन को एक नया रूप, एक नया शक्ल दे रही थी, ये देखने की बात थी। इस कहानी में एक और संकेत है जो बहुत प्रमुखता के साथ है कि एक ऐसी परिस्थिति में हमारा सिस्टम जो था वो किस तरह के बिचौलियों के साथ, किस तरह के बिचौलियों से घिरा था, जो सिस्टम को हमारे घुन की तरह खा रहे थे। और स्वयं वो बहुत आपको सत्ता के साथ वो जुड़े हुए हैं, लेकिन अंदर लेकिन प्रकट तौर पे वो घोर सत्ता विरोधी अपना एक इमेज दिखाते हैं। वो तमाम तरह के जो छल प्रपंच हैं तो इस तरह के वर्ग में होता है।
तो ये कहानी मेरा ख्याल है कि आपको पसंद आएगी। एक और पृष्ठभूमि ये है कि ये कहानी अविभाजित बिहार के समय की है। उस समय बिहार विभाजित नहीं था और पटना रेलवे स्टेशन के पास हार्डिंग पार्क है, वहीं पर बस स्टैंड हुआ करता था जहाँ से बसें खुलती थीं दक्षिण बिहार के लिए, जो आज झारखंड है, और उत्तर बिहार के लिए भी बसें खुलती थीं। वो बड़ा जागृत सा इलाका था और 24 घंटे जगह रहने वाला इलाका। तो ये दरअसल एक कहानी, एक सफ़र की कहानी है जिसमें पटना से हजारीबाग का सफ़र तय किया जाता है और दो जो सहयात्री हैं उनके बीच जो संवाद हैं, एक दूसरे को कहना चाहिए कि पढ़ने की भी एक कोशिश है, बचने की भी कोशिश है। तो मेरा ख्याल है कि मैं कहानी आपको पढ़कर सुनाऊं। एक सफ़र का साथ। हम सिर्फ हम सफ़र नहीं थे, हम मंजिल भी थे। जाना उन्हें भी हजारीबाग ही था। हेलो, अच्छा वो पंखा की आवाज़, पंखा बंद कर दो, बंद कर दो। हाँ, अब ठीक है। एक सफ़र का साथ। हम सिर्फ हम सफ़र नहीं थे, हम मंजिल भी थे। जाना उन्हें भी हजारीबाग ही था। मैं बस की 2x2 व्यवस्था में खिड़की के किनारे की सीट पर बैठा था। बस खुलने में कुछ विलम्ब हो गया था। लगता है उन्होंने बस खुलने के पश्चात ही सवार होना पसंद किया था। तब तक शायद नीचे ही हवा खाते रहे थे, सिगरेट पीते। हवा भी क्या खाक खाई होगी। मई की दोपहर, हवा बदन को छूती भी है तो लगता है अंगार छू गया। बस खुली तो वे सवार हुए, अपना ब्रीफकेस ऊपर रखा और चुपचाप मेरी बगल में बैठ गए। मैंने उन्हें कनखियों से देखा। महीन खादी का कुर्ता पायजामा उन्होंने पहन रखा था। लंबे से चेहरे पर तराशी हुई मूछ दाढ़ी जंच रही थी। गो रंग उनका सांवला था, लेकिन उनकी ओर ध्यान खींचता था सुनहरे रंग का उनका कीमती चश्मा। वे नफीस जरूर मालूम दे रहे थे, लेकिन उनका भक भक सफ़ेद खद्दर का लिबास मन में कहीं संशय उपजा देता था। उम्र 40 के आसपास होगी। मध्यम ललाट के ऊपर बाल काले, एकदम काले और लहरदार। उन्होंने जेब से रुमाल निकालकर माथे का पसीना पोंछा, फिर कुर्ते के ऊपर का बटन खोल लिया और आस्तीनें चढ़ाकर सीट पर गोया आराम से बैठ गए। बस हार्डिंग रोड पर तेजी से बढ़ रही थी। सचिवालय की घड़ी 3:30 का वक्त बता रही थी। सड़क के आसपास की हरियाली देख मन को ठंडक पहुंच रही थी। कुछ पल के लिए पलकें खुद ब खुद मुंद गईं। गो मैं कोई नींद में न था। मेरी आँख खुली तब जब मुझे लगा कि कोई मेरी गोद में पड़े अखबार को हौले से खींच रहा था। देखा तो वे मुस्कुरा रहे थे और पूछ भी रहे थे जैसे, ये अखबार ले लूं? बदले में मैं भी मुस्कुराया और अपना हाथ हटा लिया अखबार पर से। अब अखबार उनके सामने तना था। मैं फिर से खिड़की के बाहर देखने लगा था। पूरी सड़क गुलमोहर और अमलतास के लाल पीले फूलों से लदी पड़ी थी। मैं सोच रहा था, बल्कि महसूस कर रहा था कि जैसे शुष्क मौसम में रंग घुल रहा था। न हमें बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। मैं अचकचाया और उन्हें देखा। लगा कि वे अपने आप से कुछ कह रहे हैं, लेकिन उन्हें यह मालूम था कि मैं उनकी ओर देखूंगा। मुझसे नज़रें मिलीं तो कुछ उत्तेजित हो आए। बताइए साहब, कैसे चलेगा यह देश? ये लोग
अमेरिका और पश्चिमी ताकतों के आगे तो बिल्कुल घुटने टेक रहे हैं। आखिर हमें WTO में शामिल होने की क्या ज़रूरत है जी? मैं न चाहते हुए भी रिस्पांस ले रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि ये सज्जन भारतवर्ष के जागरूक नागरिक मालूम पड़ते हैं। अवश्य ही इन्हें पीड़ा पहुंची है। मैंने सिर्फ सिर हिलाकर सहमति प्रकट की। देखिए साहब, उन्हें हमारा महाशक्ति के रूप में उभरना कतई गवारा नहीं। बस आ गए गैट का गेट खोलकर, और ज़रा अपने कर्णधारों को देखिए। छी! लेकिन WTO सिर्फ इंडिया के लिए तो नहीं बना, दुनिया के लगभग सभी देश इसमें शामिल हैं। मैंने झिझकते हुए कहा, इस आशंका से ग्रस्त कि कहीं मेरी बात काट न दी जाए। भारत जैसे विकासशील देशों को फंसाने के लिए ही तो विश्वीकरण की मुहिम चलाई जा रही है। उन्हें तो बाजार चाहिए ना। सो तो है भाई साहब, लेकिन हमें भी तो उत्पादन बढ़ाना है, नई टेक्नोलॉजी लगानी है, नया बाजार ढूंढना है। यह तो शायद परस्पराश्रित व्यवस्था है। आप तो विश्वीकरण के समर्थक मालूम पड़ते हैं। आपका परिधान और पूरा लुक ही बखान कर रहा है। हम लोग तो भाई ज़मीन से जुड़े आदमी हैं, देखते हैं कैसे बड़ी मछली छोटी मछली को निगलती है। नहीं नहीं, यह मैं नहीं कह रहा, हमारे नेता कह रहे हैं। हमारे नेता? हजारों करोड़ के घोटाले हो रहे हैं हमारे देश में। बताइए, किसी को सजा हुई अब तक? यह घोटालों में आकंठ डूबे लोग जनता को कभी सच्ची बात बताएंगे? आने वाले समय में तो स्थिति और खराब ही होती दिखाई देती है। उनकी बात सुनकर मुझे भी देश के राजनीतिक नेतृत्व के प्रति वितृष्णा हुई। फिर सहसा याद आया। मैंने जैसे जानकारी लेने की गरज से पूछा, लेकिन चीन क्यों WTO में शामिल हुआ? अगर यह व्यवस्था इतनी आपत्तिजनक है तब वह क्यों अमेरिकी जीवन स्तर के पीछे पड़ा है? उसे वहाँ के मुकाबले कहीं ज़्यादा उन्नत जीवन स्तर अपने लोगों के लिए चाहिए। इसके लिए उसने लक्ष्य भी निर्धारित कर लिया है, सन 2050। तो क्या बुरा है भाई? क्या गरीब लोगों को अमीरी में रहने का अधिकार नहीं है? नहीं नहीं, वह बात नहीं। दोनों व्यवस्थाओं के अलग अलग मूल्य। देखिए भाई साहब, यह सब पूंजीपतियों का दुष्प्रचार है। खास तौर पर अंग्रेजी अखबार वाले इन बातों को खूब उछालते हैं। उन्होंने अपने हाथ के अखबार की ओर इशारा करते हुए कहा। मुझे ध्यान आया, WTO की बैठक संबंधी खबर बॉक्स में छपी थी। बाकी तो पूरा मुख पृष्ठ हर तरह की हिंसा और भ्रष्टाचार की खबरों से रंगा हुआ था। अब बस न्यू बाईपास रोड पर थी, यानी कि हम पटना शहर को उसकी सीमा रेखा से देख रहे थे। कंक्रीट ही कंक्रीट, धनखेतों में उगे हुए मकान, कहीं कहीं बीच में हरियाली के धब्बे से दिखाई देते। मेरा अखबार उनकी गोद में था। मेरी नज़र बस के अंदर की दुनिया का मुआयना करने लगी। हमारे दाहिनी ओर वाली सीट पर एक संभ्रांत महिला बैठी थी। कोई साल भर का प्यारा सा बच्चा उनकी गोद में था। उनकी बगल में उनके कोई स्वजन बैठे थे, शायद उनके पति। वे खिड़की पर कोहनी टिकाए सिर पीछे किए ऊँघ रहे थे। उनके आगे की सीट पर एक फैशनेबल महिला का सिर और कभी कभी उनका बड़ा सा ईयरिंग झलक जाता था। बस पर सवार होते समय मैंने उन्हें देखा था। ड्राइवर की सीट के पास पुलिस वर्दी में एक सज्जन बैठे थे। बस में शांति थी, इस मायने में कि लोगों की आवाज़ें नहीं थीं। भाई साहब, जरा वो कान की बालियां तो देखिए। उन्होंने मुझे हल्के से कोहनी मारी और नज़र मिलते ही एक शातिर मुस्कान उनके होठों पर फैल गई। मैंने उस ओर देखा और सिर्फ शिष्टाचारवश उनकी ओर देखकर मुस्कुरा दिया। लेकिन मैं इसके लिए एकदम बल्कि कहीं से तैयार न था। क्या ज़माना आ गया! इतनी बड़ी बालियां, कान कैसे झेलते होंगे इन्हें? क्यों भाई साहब? उन्होंने मुझे फिर टोका। फैशन है ना, लेटेस्ट। मैं नहीं चाहते हुए भी कह गया। ऐसे फैशन की ऐसी की तैसी। बताइए, ये कौन सा फैशन है कि कान
बालियों समेत उखड़ आए। वे बालियों के वजन का अंदाजा करते हलकान हो रहे थे। कई बार चीज़ें जैसा आभास देती हैं वैसी होती नहीं हैं। क्या मतलब? औरतें अपनी गरिमा का ख्याल नहीं रखती और मर्दों को दोष देती हैं। ऐसे फैशन पर तो कोई भी जुमला कसेगा। कैसी बात करते हैं? जुमले कसने वाले सीधी सादी भोली भाली औरतों पर कोई रियायत तो नहीं करते। उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता है उसके लिए क्या वे स्वयं ही जिम्मेवार होती हैं? मुझे गुस्सा आ गया। फिर भी मैंने यथासंभव अपने को संयत बनाए रखा। वे कुछ क्षणों को चुप रह गए। फिर, इसका मतलब कि फैशन और नग्नता की जो बहार आई हुई है उसे आप मान्यता देते हैं बंधु? मैं अगर मान्यता न दूं तो क्या ये महिला अपनी बालियां उतार देंगी? मुझे लगा कि मेरा इंटरव्यू लिया जा रहा है। मैंने कुछ तैश में यह कहा, बात तो आपकी सही है, लेकिन हमारा अपना दृष्टिकोण भी तो होना चाहिए, नहीं? वे मुस्कुराए। नहीं चाहते हुए भी मैं मुस्कुराया और चुप रह गया। फिर कोरी औपचारिकता की परवाह न करके अपना अखबार उनकी गोद से उठाकर खुद बांचने लगा। न जाने कब मेरी आंख लग गई। भाई साहब उठिए। मैंने आंखें खोली तो ध्यान आया कि मैं बस में हूँ। वे खिड़की के बाहर से मुझे बुला रहे थे। बहुत सुहाना सपना देख रहा था मैं कि पिछले 4 महीनों की तनख्वाह मुझे इकट्ठे मिल गई है और मैं पत्नी के साथ एक डिनर पार्टी की व्यवस्था में लगा हूँ। हम कहाँ आ गए? मैंने अलसाते हुए पूछा। चंपापुर। चाय पानी करना हो तो आइए। सारी बस खाली हो चुकी थी। देह सीधी करने के लिए भी उठना जरूरी था। सूर्यास्त हो रहा था। हवा में उतनी तपिश नहीं रह गई थी। होटल के बाहर ही कई कुर्सियां लगी थीं। अंदर से मुंह हाथ धोकर मैं बाहर ही एक कुर्सी पर बैठ गया। ठीक सामने सूरज डूब रहा था। मैंने अगल बगल निगाह दौड़ाई। मेरी दाहिनी ओर वह महाकुंडलों वाली अप टू डेट महिला बैठी चाय पी रही थी। वे वाकई खूबसूरत दिखती थी, बल्कि मुझे महसूस हो रहा था कि परिधान और केश विन्यास को देखते हुए उनके इयररिंग्स वाकई उन्हें आकर्षक बना रहे थे। उनके साथ एक 18-20 वर्षीय सुकुमार भी था। उनके टेबल के पास एक कुत्ता कुछ पाने की प्रत्याशा में खड़ा रह रहकर दुम हिला रहा था। बड़ी गर्मी है भाई साहब। वे सामने की कुर्सी पर रुमाल से चेहरा पोंछते बैठ गए। अरे, अभी तक कोई आया नहीं? है लड़के? उन्होंने आवाज़ लगाई। एक लड़का इधर ही आ रहा था। पानी से भरे 2 गिलास उसने मेज पर पटके और उन्हें फिर मुझे देखा। क्या लेंगे आप? आप क्यों तकल्लुफ़ करते हैं? अरे नहीं, तकल्लुफ़ की क्या बात है इसमें? बताइए बताइए। मैं तो सिर्फ चाय पीऊँगा। जा 2 चाय ले आ, उन्होंने लड़के को कहा। उनकी नज़र आसपास दौड़ने लगी और आखिरकार उन बालियों वाली महिला पर टिक गई। वैसे उन्होंने कहा कुछ नहीं। 2-3 बच्चे अलग अलग भीख मांगते घूम रहे थे। एक बच्चा मेरे पास आया और मेरे घुटने छूकर याचना करने लगा। चल फूट यहाँ से, चल। वे दहाड़े, लेकिन बच्चे ने दुनिया देखी थी, सो उनकी ओर देखा तक नहीं। वह मेरे घुटने छूता रहा। मैंने जेब से एक अठन्नी निकालकर उसकी नन्ही हथेली पर रख दी। उसने सलाम किया और चलता बना। हम लोग इन पर मोह करके इनका नुकसान ही करते हैं भाई साहब। क्यों भाई, ये बच्चे आखिर करें क्या? जब भिक्षावृत्ति धंधा बन जाए तब भूख के खिलाफ लड़ाई को ही तो नुकसान पहुंचता है ना। वे दूर की कौड़ी ले आए थे। बात तो सही थी, लेकिन मैंने पूछा, भूख के खिलाफ आप भले ही दीर्घकालीन योजनाएं बनाते रहिए, चाहे जिस रूप में भी, लेकिन भूख तो वर्तमान का सबसे विभत्स रूप है। उसे न तो विगत से उपलब्धि है, न आगत से अपेक्षा। उसकी तो जो मांग है वह आज से, अभी से है। भूख ऐसे है जैसे आग। जेब से पैसे निकालकर मैंने होटल वाले को दिए।
तभी बस ने हॉर्न बजाया। सभी यात्री उठ खड़े हुए और बस में आकर अपनी सीट पर बैठ गए। मोटल जनरेटर की रोशनी में जगमगा रहा था। रात पसर गई थी। ठीक ही कहते हैं आप, भिक्षावृत्ति ग्लोबल फेनोमेना है। व्यक्ति से लेकर समुदाय और राष्ट्र तक इसकी धुरी पर घूमते हैं, और हमारी तो यह पूरी व्यवस्था ही दान पुण्य पर टिकी हुई है। उन्होंने गहरी सांस लेकर छोड़ी। मैंने सुना और खिड़की के बाहर देखने लगा। बस के अंदर अब अंधेरा था, बाहर तो था ही। एक बस की हेडलाइट ही थी जो मानो प्रमाण दे रही थी कि हम अभी धरती से चिपके हुए चल रहे हैं। मालूम पड़ता था कि हमारी दाहिनी तरफ की सीट पर अपनी माता की गोद में पड़ा बच्चा सो गया था। मैंने कुछ देर के लिए पलकें बंद कर लीं, यह सोचकर कि एक झपकी में अगला पड़ाव आ जाए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। मेरे पास एक उपन्यास भी रखा था रास्ता काटने को, किंतु अंधेरे में वह सहारा भी गया। अंत में उनकी ओर मुखातिब हुआ। वैसे करते क्या हैं आप? क्या बताऊं, कई तरह के शौक पाल रखे हैं, ऊपर से मजबूरियां भी। फिर भी कोयले का छोटा मोटा व्यवसाय है। एक एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ाता हूं भी, हिंदी, कुछ राजनीति भी कर लेता हूं। ओह, यानी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। मैं उनकी प्रशंसा में हंसा। अब जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। कुछ ना कुछ? आप तो इतना कुछ कर लेते हैं। मैं फिर हंसा। और आप? उन्होंने मुझसे पूछा। मैं वनस्पति शास्त्र पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी में। बहुत अच्छे। आपको देखकर लगता नहीं। क्यों नहीं लगता? आपको देखकर नहीं लगता कि आप शिक्षक समुदाय से हैं। फिर मैं क्या लगता हूँ? मुझे कुतूहल हुआ। आप तो किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के मैनेजर लगते हैं। वे हंसे। इस बार मैं भी हंसा। लेकिन भाई, मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ। प्रोफेसर लोग जल्दी जीन्स में नहीं दिखाई देते। ओह, लेकिन क्या कहते हैं, यह आराम का मामला है। मैं जोर से हंस पड़ा। वे शायद मुस्कुरा कर रह गए। तो काले हीरे के धंधे में तो लाभ ही लाभ है। क्यों भाई साहब? क्या बताएं, बड़ी मुसीबत है इस धंधे में तो। क्यों, हाथ काला कर लिया क्या? मैं फिर हंसा। यहाँ जान सही सलामत रहे यही बहुत है। अच्छा, बहुत हिसाब से रहना पड़ता है जी। सबको खुश रखो तो खुश रहो। हम तो समझिए 17 खस्मों वाली जोरू हैं। उनकी बात सुनकर मुझे फिर हंसी आ गई। मैं आपसे सच कह रहा हूँ, अगर बस में होता तो मैं लानत भेजता इस धंधे को। यह भी कोई काम है? इसी से तो इसमें भाइयों को लगा रखा है और खुद अपने दूसरे शौक पूरा करता रहता हूँ। आप वाकई बहुत इंटरेस्टिंग आदमी हैं। आजकल तो प्रोफेसरशिप ही सबसे अच्छा काम है। इन दिनों हमें तनख्वाह मिलनी बंद हो गई है, इसी से आप ऐसा कह रहे हैं ना? तनख्वाह से आप लोगों का क्या बनता बिगड़ता है? वाह, खूब कही आपने। और क्या, वह भी साइंस टीचर। ट्यूशन है, कोचिंग है, क्या दिक्कत है? हाँ, मेहनत पड़ती होगी, है ना? सुनिए, प्रोफेसरशिप में अगर मुझे धंधे की तलाश करनी होती तो मैं इस लाइन में आता ही नहीं। हमारे समय में हम जैसों के पास बीसियों और लाइन थे, एक से एक बढ़िया, प्रॉफिटेबल। नहीं नहीं, मैं एक आपकी बात नहीं कह रहा, मैं तो जमाने की बात कह रहा हूँ। जमाने की ही बात कीजिए तो किसे आज शिक्षक चाहिए, पढ़ाने वाला? शिक्षक तो जैसे बोझ है समाज और व्यवस्था पर। वह भी तो जैसे प्रोडक्ट के रूप में अपना महत्व स्थापित करने में लग गया है, लेकिन वह पूरे तौर पर प्रोडक्ट भी नहीं बन पाएगा। उसके जितना निरीह प्राणी बताइए है कोई दूसरा? इस हालत के लिए शिक्षक भी तो जिम्मेदार हैं। भाई साहब, गलती किसने की, उत्तरदायित्व तो किसका है, इस सवाल का कोई मायने नहीं। देखने की बात सिर्फ इतनी है कि सच के पक्ष में कौन खड़ा है। क्या शिक्षक, क्या राजनीतिक, क्या कोयले का व्यवसायी, क्या कलाकार। सोचने की बात यह भी है कि हम
दुनिया कैसी चाहते हैं। इस हालत लेकिन अब तो सच और झूठ की भी परिभाषा बदल गई है। हाँ, जो गलतियां करने पर उतारू हैं उनके लिए। आपको देखकर लगता नहीं कि आप इतने, क्या कहते हैं, आइडियलिस्ट होंगे। माफ़ कीजिएगा, आप मेरे आइडियलिज्म को मेरे जीन्स की पतलून से क्यों तौलते हैं भाई साहब। मैं वैसे कोई आइडियलिस्ट नहीं हूँ। मैंने इस बात को तनिक हंस कर कहा। उन्होंने कुछ कहा नहीं। मैंने इस बार खिड़की के बाहर जो झांका तो जाने क्यों पुराने दिन याद हो आए। मैं थ्रू आउट फर्स्ट क्लासर था। मुझसे अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा थीं, जैसा कि साधारण परिवारों में अक्सर होता है। माता पिता, भाई बहन, सबकी यही अभिलाषा थी कि मैं IAS बनूं। मेरी पता नहीं क्यों उधर एकदम रुचि ही नहीं थी। मैं पढ़ता इसलिए था कि पढ़ना था, और पढ़ना मुझे अच्छा लगता था। BSc करने के बाद तो बहुत दबाव पड़ने लगा मुझ पर, इसलिए कि मैंने मेडिकल के लिए कोई कोशिश ही नहीं की थी अब तक। डॉक्टर के नाम से ही चिढ़ सी थी मुझे। यह क्या कि सुबह उठते ही बस मरीजों की कामना करो। अब लगता है मैंने गलती की। आखिर उस व्यवसाय में एक मिशन तो है ही, और तो और डॉक्टर की दरकार इस सृष्टि चक्र के थमने तक तो रहेगी ही। जब मेडिकल में नहीं गया तो घर वालों ने माना कि मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहता हूँ, लेकिन MSc करते उधर ध्यान ही नहीं गया। मुझे गोल्ड मेडल मिला। मेरी मुश्किल तब और बढ़ गई जब बातों ही बातों में मानिनी ने एक दिन मुझसे शर्त लगा ली कि अगर मैं IAS निकाल लूँ तो वह मुझसे शादी कर लेगी। किस्मत ने पहली बार ठोकर तभी मारी मुझको। मैं एलाइड में लटक गया। मानता हूँ आधे मन से परीक्षा में बैठा था, लेकिन मानिनी तो निकल ही गई जीवन से। फिर कभी उधर चित्त नहीं बैठा। मैंने रिसर्च शुरू कर दी और इसी बीच लेक्चरर भी हो गया। तब से पढ़ते पढ़ाते इतना समय निकल गया। सोचा था बच्चों को अपनी तरफ से सर्वोत्तम देने की कोशिश करूंगा, लेकिन लगता है मेरे बस में कुछ है ही नहीं। मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। रजौली? हाँ, रजौली आ गया। इस बार मैंने उन्हें जगाया। भोजन करना है या नहीं? आप तो खूब सो रहे। रजौली है? हाँ। चलिए भाई, देह अकड़ गई, कुछ पेट पूजा भी कर लें। मैंने अपना टिफ़िन डब्बा निकाला और लाइन होटल की चारपाई पर जम गया। बिजली गायब थी। पेट्रोमैक्स की दुधिया रोशनी में होटल का कार्य व्यापार चल रहा था। आलू भरे पराठे और भिंडी की भाजी, साथ में कटहल का अचार। शुरू करने से पहले देखा तो वे इधर ही चले आ रहे थे। क्या मंगवा रहे हैं? क्या मंगवाऊं? मैं तो ले आया हूं साथ में अपना खाना। तब छोड़िए, मैं अब अकेले अपने लिए क्या मंगवाऊं। अब हजारीबाग में ही होगा भोजन। अरे आप मेरे साथ करिए ना भोजन। आइए आइए। नहीं नहीं, आप लीजिए, मुझे वैसी कोई भूख नहीं है। तो क्या, यह लीजिए, जो है उसी में मिल बांट कर खा लेते हैं। मैंने डब्बे को उनके आगे किया। वे खाने लगे। वाह, बहुत लजीज है, क्या बात है। पहला ग्रास मुंह में डालते ही उन्होंने कहा, बहुत सादा भोजन है साहब। इसे आप सादा कहते हैं? चलिए सादा ही सही, कितना स्वादिष्ट है। जहाँ तक संभव हो मैं बाहर खाना पसंद नहीं करता। और ठीक उल्टी बात मेरे साथ है, घर का खाना मयस्सर नहीं। वैसे अगर मेरे घर में भी ऐसा खाना पकता होता तो मैं भी बाहर के खाने से तौबा ही कर लेता। वे हंसे। आप तो नाहक बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं, आलू पराठा ही तो है। तभी बस स्टार्ट होने की आवाज़ आई। हमने जल्दी जल्दी पानी पिया और अपनी जगह आ जमे। खाना खा चुकने के बाद महसूस हो रहा था कि मुझे भूख लगी थी।
उन्होंने सिगरेट की डिबिया मेरी ओर बढ़ाई। मैंने मुस्कुराकर इनकार कर दिया। उन्होंने सिगरेट सुलगाकर एक गहरा कश लिया। मैंने इलायची मुंह में रख ली और अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई कि बत्ती बुझ गई। आगे घाटी शुरू होने वाली थी। आगे घाटी शुरू होने वाली थी। रात भी कहीं अपने में स्वयं प्रभा होती है। कृष्ण पक्ष में भी जब आसमान में चांद नहीं चमकता, तब भी तारों की झिलमिलाहट और जुगनुओं की जगमगाती कांति में धरती की सीमाओं, उसके विस्तार का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और अभी तो दूर पूरब दिशा में चांद निकलने वाला था। हवा में अब शीतलता थी जो मानो मन प्राण में उतरती आती थी। सड़क अब बल खाने लगी थी। तेजी से भागती बस की आवाज़ कभी तेज तो कभी धीमी हो जाती। सोया हुआ जंगल जैसे चौंक कर उठ बैठा था। पेड़ों की टहनियाँ और पत्ते रह रह कर चीख उठते थे। मैं नींद में डूबने वाला था कि अचानक बस खड़ी हो गई। मैं चौकन्ना हुआ। शायद मुझसे भी पहले वे। झट खड़े होकर उन्होंने ब्रीफकेस उतारा और नीचे झांकने की कोशिश करने लगे। मैं बाहर देखता बैठा रहा। बस के अंदर की बत्ती जली। वर्दी वाले सज्जन हरकत में आए, बस के दरवाजे तक गए और बाहर खड़े लोगों से पूछताछ की। फिर सहमे हुए यात्रियों से कहा, घबराने की बात नहीं है, पुलिस चेक पोस्ट है, पीछे गाड़ियां आ जाएंगी, तब सबको साथ साथ निकालेंगे। आगे रास्ता ठीक नहीं, लेकिन आप लोग इत्मीनान रखिए। बाहर जंगल साए साए कर रहा था। बस के अंदर लोग बाग आपस में फुसफुसाहटों में बात करने लगे थे। एक क्षण को मैंने अपने सामान के बारे में सोचा। कुछ खास तो नहीं है, शादी में उपहार में देने के लिए सोने का एक आइटम बस, और कुछ कैश। अब जो हो देखा जाएगा। नीचे सड़क पर जवान चहलकदमी कर रहे थे, कंधों पर राइफलें और हाथ में लंबे लंबे टॉर्च। वे बार बार इधर उधर टॉर्च की रोशनी फेंक रहे थे। सलोने से जंगल के चेहरे पर विद्रूप का भाव आ जाता था। सहसा मुझे लगा कि लघु शंका का निवारण कर लेना चाहिए। इसके बाद तो बस सीधे हजारीबाग ही रुकेगी। मैं उठ खड़ा हुआ, उनसे रास्ता मांगा। अरे कहाँ चल दिए? यूं ही जरा नीचे हो आता हूँ। क्या बात कर रहे हैं, यह कोई जगह है नीचे उतरने की? वे हड़बड़ाहट में मालूम पड़ते थे। बस अभी आ जाता हूँ। मैंने अपना पाँव निकालने की कोशिश की। आप तो सुनते ही नहीं। वे कुछ खींच गए। मैंने नीचे झुककर उन्हें प्रयोजन बताया। पास की सीटों पर बैठे लोग उत्सुकता से हमारी ओर देखने लगे थे। वो इयररिंग्स वाली महिला भी मुड़कर देख रही थी। ऐसी भी क्या जल्दी है, आगे हो लीजिएगा। आप क्यों चिंता करते हैं, पुलिस है ना भाई साहब, हटिए, जाने दीजिए। मैं निकल आया। वर्दी वाले सज्जन इस बीच नीचे उतर चुके थे। मैं थोड़ा अलग निकलकर एक पेड़ की ओट में हो गया। बस की ओर लौटने लगा तो देखा कई लोग उतर आए हैं और प्रयोजन सभी का लगभग समान है। कतार सी लग गई थी। एक आध इधर उधर टहल रहे थे। तब तक एक ट्रक आकर बस के पीछे लगी। उसके पीछे एक और ट्रक। जवान कुछ और सक्रिय हुए। फ्लैश लाइट एक बोर्ड पर चमकी तो पता लगा कि हम झारखंड की ज़मीन पर खड़े थे। थोड़ा चौंका इस बात से, फिर ध्यान आया झारखंड राज्य की यह मेरी पहली यात्रा थी। क्यों, कितनी देर है? बस के अंदर से वे मुझसे पूछ रहे थे, चेहरा खिड़की से सटा हुआ। आ जाइए आप भी, अंदर क्या बैठे हैं, देखिए कितनी अच्छी हवा बह रही है। आता हूँ। वे बाहर आ गए और मेरे साथ ही टहलने लगे, लेकिन उनकी नज़र जैसे बराबर बस पर ही जमी हुई थी। आप भी बहुत हड़बड़ी दिखाते हैं, यह रास्ता बहुत ख़राब है, भरोसा नहीं कर सकते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने देखा पुलिस पोस्ट है,
इसीलिए उतर आया। इनका तो और विश्वास नहीं। अखबार नहीं देखते आप? उनकी बात कुछ अजीब लगी। यह बात उन्होंने बहुत धीमे से कही थी। अजी हम इतना क्या सोचें, हमारे पास है ही क्या, मैंने भी धीरे से ही कहा हंसकर। तब तक विपरीत दिशा से एक बस आकर खड़ी हुई। ड्राइवर ने पुलिस वालों से कुछ पूछा, फिर हमारी बस को बढ़ने के लिए आवाज़ दी। यात्रियों को जैसे बहुत राहत मिली। बस के अंदर थोड़ी देर को कोलाहल सा हुआ। घाटी के टेढ़े मेढ़े ऊंचे नीचे रास्ते पर बस जैसे उछलती कूदती चली जा रही थी। मैंने उन्हें देखा तो वे पलकें बंद किए आराम से बैठे थे। चश्मा उन्होंने जेब में रख लिया था। इससे उनके चेहरे में फ़र्क आ गया था और इस फ़र्क को अंधेरे में भी पहचान पाना मुश्किल न था। उनको लेकर मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। जाने क्या क्या सोचते मेरी आंखें लग गईं। कनपटी में हल्की सी ठोकर से तिलमिलाकर जगा तो हैरान रह गया। एक पल को जैसे सब कुछ मायावी हो आया। ऐसा शोभन दृश्य। बादलों के बीच से चांद निकल आया था, आधा कटा हुआ, पीली सी आभा लिए, और उसका बाकी हिस्सा मानो झील में तैरने को उतर आया था। दूर दूर तक झिलमिल करता पानी, चांदनी में जगमग करती अभ्रक की चट्टानें और पहाड़ियाँ कैसी जीवंत हो आई थीं। सन सन करती हवा में झूमते पेड़, झाड़, जंगल। ऐसी झिलमिलाती रात तो सपने में भी नसीब नहीं हो सकती। हम तिलैया डैम से होकर गुजर रहे थे। सड़क और सड़क के किनारे पड़ी मिट्टी हेडलाइट की रोशनी में नहा उठती थी। धरती की सतह पर जैसे चांदी बिछ गई थी। मुझे ख्याल आया, अब तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अभ्रक की मांग बहुत गिर गई है। हमारी बगल की सीट पर अचानक बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। आसपास से जमाइयों की आवाज़ें आने लगीं। वे भी ऊँघते ऊँघते कुनमुनाए। फिर आंखें खोलकर आसपास देखा। चश्मा नाक पर चढ़ाया और खिड़की के बाहर देखने के क्रम में मेरी ओर झुक आए। पूछा, कहाँ आ गए हम? तिलैया पार कर रहे हैं। चलिए अब थोड़ा सफ़र और रहा, कहकर उन्होंने दोनों हाथ ऊपर करके अंगड़ाई ली, बल्कि जमाई भी। मैंने बाहर देखा, जंगल घना हुआ आया था और अब चांद पेड़ों की शाखाओं प्रशाखाओं से हिलगा अटखेलियाँ कर रहा था। हठात मेरे मन में ख्याल आया, अगले साल से बच्ची के लिए वर की तलाश मुझे शुरू कर देनी होगी। कुछ देर मैं पारिवारिक प्रसंगों में खोया रहा, जैसे एक संक्षिप्त अंतर यात्रा। आप क्या तब से जागते ही रहे? उन्होंने पूछा। बड़ी खूबसूरत रात है, मैंने जैसे जागने का औचित्य बताया। बड़ा खतरनाक रास्ता है यह, लेकिन उन्होंने हल्के से ठहाका लगाने की कोशिश की। एक तो ऐसी घुमावदार सड़क कि जरा सी ऊंच नीच में सबका काम तमाम। ऊपर से रास्ता रोक लेते हैं, अगवा कर लेते हैं। आज तो ऊपर वाले की कृपा से बच ही गए। फिर आप रात के वक्त निकलते ही क्यों हैं? मैंने सहज भाव से पूछा। काम ही ऐसा है, अपने हिसाब से समय नहीं चुन सकते। उनकी बात सुनकर मुझे थोड़ा विस्मय हुआ। आपके साथ सफ़र ऐसा कट गया कि कुछ पता ही नहीं चला। दीन दुनिया पर चर्चा भी कितनी सार गर्भित रही। आप जैसों का साथ सफ़र में मिलता ही कहाँ है। सच, आपको देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि आप अब तक भूले नहीं उस बात को। मैं कुछ खींच गया, लेकिन वे हंसने लगे। कभी कोई काम हो तो बताइएगा, मुझे खुशी होगी। मंत्री जी बहुत घरेलू हैं हमसे। वे हंसे कि शायद मैं हंसने लायक कुछ कहूँगा। मैं लेकिन एकदम चुप रह गया। अब हम नेशनल पार्क पार कर चुके थे। चांद अब मेरी नज़रों में नहीं था। कभी कभी मोड़ों घुमावों पर उसकी झलक भर मिलती थी। अब तो शहर की रोशनी मेरी नज़र में थी। मैंने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। वे अपने ब्रीफकेस को छाती से चिपकाए बैठे रहे। स्टैंड के अंदर बस खड़ी हुई। बस को आगे जाना था।
रांची तक। लगभग आधे यात्री बाहर हुए। वे मेरे आगे थे। बगल से किसी ने अपना झोला उनके कंधे से छुआ दिया। ए, अंधे हो क्या? हड़बड़ी किस बात की है? खड़ी तो है बस, जाहिल कहीं के। वे अचानक ही बहुत उत्तेजित हो गए। वह बेचारा पकी उम्र का आदमी चुपचाप उन्हें सुनता रहा। मैं नीचे उतरकर चलने को हुआ। वे तपाक से सामने आ गए। बहुत अच्छा सफ़र रहा साहब। आप जाएंगे किधर? मैं तो संत कोलंबो। मैं सकुचाया। बस बहुत अच्छे, मैं भी तो उधर ही चलूँगा। ए रिक्शा वाले, चलो इधर आओ। उन्होंने रिक्शा वाले को पास बुलाया। 1 मिनट भाई साहब, जरा सिगरेट का पैकेट लेता चलूँ, कहकर वे पान की दुकान की ओर मुड़े। चलो, मुझे अकेले चलना है, मैंने रिक्शा वाले को कहा और फिर उन्हें देखा नहीं। ये कहानी एक सफ़र का साथ, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हाँ, मैं ये बताना भूल गया कि ये कहानी मार्च अप्रैल 2006 के अंक में छपी थी। संप्रति पथ एक पत्रिका निकलना शुरू हुई थी, उसके कुछ अंक निकले थे। इसके संपादक थे कुमार मुकुल। तो ये प्रकाशित कहानी है 2006 की, और इसके पृष्ठभूमि जैसा कि मैंने बताया कि 90 के दशक की कहानी है ये, उसके शुरुआती दौर की। तो एक बार फिर अर्पण जी और जन सुलभ पुस्तकालय को मैं धन्यवाद देता हूँ, और आपने ध्यान से मेरी कहानी सुनी, इसके लिए भी आपका भी बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।